This is Farooq Wani. You are watching Brighter Kashmir Interviews. Today our guests are Yashvardhan Azad, who is a former IPS officer and has served on the key positions across India. Saikat Datta, who is a founding partner of Deep Street and is working with the government of Haryana for COVID relief. Then it is Yogita Bayana, who is a well-known social activist and was a crusader for 2014 Nirbhaya movement. Welcome to all of you. Today we are discussing COVID crisis. It has been since more than 1 year. India is facing a tough time due to the COVID crisis, and still we are going in a worst phase of this deadly disease. तो सीधा मुद्दे पे आते हैं मैडम. पहले लेडीज फर्स्ट. मैडम, अपार्ट फ्रॉम योर दिस सोशल एक्ट जो आप काम कर रही हैं ग्राउंड में, तो क्या लगता है आपको अभी जो जैसे ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है, लोग बहुत सफर कर रहे हैं, तो वो काम को आप कैसे देख रहे हैं जो आपका पुराना काम है और कोविड जिसकी वजह से बहुत परेशानी लोगों को हो रही है, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए. जी नमस्ते. सबसे पहले शुक्रिया, आपने इम्पोर्टेंट मुद्दे पर चर्चा की. और मैं सबसे पहले यही बोलना चाहूंगी कि जो पिछला जो कोविड जो वेव आया था उसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं थे. तो जब प्रिपेयर्ड नहीं थे तो हमने सरकारों को भी बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, हमने भी अपने आप को गेयर अप किया, और हालांकि किसी तरह से वो मैनेज हुआ. काफी सारे लोगों को हमने खो दिया और काफी मेस था. बट उसके बाद जो ये सेकेंड वेव आया है, मुझे इसलिए दुख लगता है कि हमारे पास पूरा 1 साल था और हमें पता था, एक्सपर्ट कमिटीज ने बताया था कि सेकेंड वेव आएगा, थर्ड वेव आएगा, और उसके बावजूद थोड़ी कमियां रह गई. थोड़ी नहीं, काफी कमियां रह गई. और जो अचानक से ये आया है पिछले महीने से, और पूरा इंडिया इसके लिए प्रिपेयर नहीं है. हॉस्पिटल्स में बेड की कमी है, ऑक्सीजन का आप देख ही रहे हैं कितना बुरा हाल है. तो जो ये कमियां हैं और जो पेशेंट्स हैं, ऑफ कोर्स उसको मैच करने के लिए डेफिनेटली ये सरकारों का काम है, बट सरकार नहीं कर पा रही. तो हम जैसे ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल्स सिर्फ लिंक का काम कर रहे हैं. मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने कोई बेड बना दिए या मैं कोई ऑक्सीजन सिलेंडर मैंने मैन्युफैक्चर करके दे दिए. मैं सिर्फ जो लोग का मतलब जो लोग इस चीज से सफर कर रहे हैं, जिनको एक्सेस नहीं है, तो हम एक जरिया बनते हैं. सिर्फ मैं जरिया इज द राइट वर्ड, कि वो जरिए के थ्रू वो हमको पहुंचते हैं. अगर वो 10 जगह कॉल करेंगे तो उनको सिर्फ एक हम तक पहुंचना है, तो हम उनको एक गाइडेंस दे देते हैं कि यहाँ पर अवेलेबिलिटी है, यहाँ नहीं है, या आप ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए. तो हम अपना कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं. मैडम ये बताइए जरा, आप जैसे वुमेन एम्पावरमेंट काम करती है, चाइल्ड अब्यूज पे काम कर, या कोई और टॉपिक है, लेकिन ये जो कोविड का मसला ये बहुत डिफरेंट है. इसमें आप किस हिसाब से अपने आप को डाल रहे हैं, और वहां पे यहाँ पे रिस्क ज्यादा है, वहां पे जैसे आप वुमेन एम्पावरमेंट या किसी और में जुड़े हैं, तो वहां पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, या वहां पे लाइफ रिस्क नहीं है. तो इस सूरत में आप कैसे क्या काम कर रहे हैं, जरा प्लीज हमारे जो दर्शक है उनको जरा बताइए आप. देखिए, मेरे को मालूम है मेरी एक्सपर्टी नहीं है, ये किसी की भी एक्सपर्टी नहीं है. पूरे सिटीजन्स एज इट इज एक कॉमन सेंस से काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये सिटीजन पार्टिसिपेशन है, किसी का भी बैकग्राउंड नहीं है, बट सब लोग लगे हुए हैं. सिटीजन्स काफी लोगों को मैं जानती हूँ, सर भी है, यशवर्धन सर है, हम लोग को बैकग्राउंड नहीं है, मिस्टर सहगल भी है आपके डिबेट में. तो ये नहीं है कि आपको बैकग्राउंड है, बट अभी सिचुएशन ऐसी है कि आपको अगर कोई हेल्प के लिए रीच आउट करे, आपको मतलब नॉट कि आपका कोई एक्सपीरियंस है या बैकग्राउंड है, कॉमन सेंस है कि आप वो उस अंडर प्रिविलेज्ड है या उसको ज्यादा सोर्सेज नहीं है, आप मदद कर रहे हैं, यू आर जस्ट एक्सटेंडिंग योर हेल्प. तो उसके लिए बैकग्राउंड मुझे मालूम है कि मेरा वुमेन एंड चाइल्ड है, बट दैट डजंट स्टॉप मी फ्रॉम हेल्पिंग somebody in need. और ये काफी लोग कर रहे हैं और करना भी चाहिए. मुझे लगता है अगर गवर्नमेंट्स फेल कर रही हैं तो सिटीजन्स को ही आगे आना पड़ेगा, और आ रहे हैं. थोड़ा आजाद साहब से जान लेंगे. सर आजाद साहब, आप ये सिचुएशन जो है ना, इसको किस अंदाज से देख रहे हैं अभी आप? जैसे हमारे पास, जैसे मैडम ने भी बताया कि हमारे पास बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स पूरी नहीं है. अभी मैं कल देख रहा था कि
रशिया से स्पुतनिक जो मई के महीने में आ रहा है वो भी बता रहे हैं कि वो मिडल में से फिर इसका फ्लो ज्यादा हो जाएगा। तो उस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? जैसे लोग इस वक्त इतने क्राइसिस में, इतना पैनिक है लोगों में। पहले तो उन्होंने क्या किया काम, पहले बोला कि 45 साल के ऊपर के जो एज वाले हैं उनको वैक्सीन करना चाहिए, उसके बाद बोला कि नहीं 45 साल से नीचे जो है उनको करना चाहिए। तो ये कितना कंफ्यूजन है इसमें, जरा इस पे आप अपनी रोशनी डालिए। देखिए, ये एक ऐसी गंभीर त्रासदी है जिससे सभी लोग बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। और जैसा कि आपने कहा कि काफ़ी चीज़ों के बारे में एक ऐसी व्यवस्था है जो पूरी तरह से सेटल डाउन नहीं हुई है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जैसा कि योगिता ने कहा, कि इसकी तैयारी काफ़ी कुछ चीज़ों की पहले से हो सकती थी, लेकिन दुर्भाग्यवश ये क्यों नहीं हुआ, इसका कारण अभी तक समझ में नहीं आता है। क्योंकि पिछले साल ही सेक्रेटरीज की एम्पावर्ड कमेटी बनी थी, और बल्कि पॉल साहब की कमेटी ने तो ये कहा था, क्योंकि आपने देखा होगा WHO ने ये कहा है कि जो आधार स्तंभ है एंटी कोविड प्रक्रिया की, वो है ऑक्सीजन की समुचित व्यवस्था। और इस चीज को जब इंगित किया गया था पिछले साल में, और तब ये बताया गया कि हमने 133 प्लांट या कितने 162 प्लांट्स के टेंडर किए थे और सिर्फ 33 लगे। तो ये एक बहुत दुख की बात है कि इतने प्लांट्स जो लग सकते थे वो नहीं लगे। आप देखिए आज वानी साहब कि उड़ीसा में, केरला में, छत्तीसगढ़ में सरप्लस ऑक्सीजन है, और ये ऑक्सीजन सप्लाई बाहर किया जा रहा है। वहाँ की हेल्थ मिनिस्टर जो केरला की हैं, उन्होंने गजब का काम किया है। एक नया कलेक्टर नंदरबार में है, महाराष्ट्र में है, जो सैकत ने मुझे खबर भेजी थी कल, जिसने ऑक्सीजन प्लांट अपने जिले में लगा लिए, और आज नंदरबार डिस्ट्रिक्ट जो है दूसरे डिस्ट्रिक्ट को सप्लाई कर रहा है। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि व्यवस्था तो ठीक हो सकती है और की जा सकती है। अभी के समय में, जैसा कि आपने कहा, दवाइयों की कमी है, इसलिए नहीं कि बिल्कुल कमी है, दवाइयों की कमी इसलिए भी है क्योंकि होर्डिंग है, क्योंकि पैनिक है, और इसके लिए स्पेशल टीम्स लगी हैं, पुलिस की भी और ड्रग्स अथॉरिटी की। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इस समय में कम्युनिकेशन, जो आदान प्रदान होता है, फैसिलिटेशन होता है, योगिता और सैकत दत्ता ने जो काम किया है इस एंटी कोविड में, वो बिल्कुल तारीफ काबिल है। थोड़ा साइकत साहब से भी बात कर रहे हैं। साइकत साहब आइए बताएं कि इसके बारे में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट और सेंट्रल की क्या रिस्पॉन्स, जैसे आप काम कर रहे हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट के साथ आप काम कर रहे हैं, बड़ा मतलब अच्छा, जैसे आजाद साहब ने भी बताया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हरियाणा गवर्नमेंट के साथ आप मिलकर ये जो काम कर रहे हैं, तो इसको और क्या जिम्मेवारी चाहिए थी सेंट्रल गवर्नमेंट को लेने की? जैसे कि अभी सऊदी अरबिया या यूएस इसमें आ रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन हम सप्लाई कर लेंगे इंडिया को, तो क्या मतलब सऊदी अरबिया जो ऐसा मुल्क है जिसका इंडिया के सामने इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत डाउन है, तो वो ये बातें कैसे आ रही है कि फिर ये सऊदी अरबिया जो ये सप्लाई करेगा? जी फारूक साहब, थैंक यू, आपने मुझे बुलाया इस सेशन में। मैं 2-3 बातें जल्दी रखना चाहता हूँ आपके सामने। एक तो योगिता जी ने जैसे बताया कि ये टाइम है अभी सबको इकट्ठे काम करने का, क्योंकि जैसे मान लीजिए सरकार में कोई काम कर रहे हैं, उनके पास कुछ एक्सपर्टीज है, कुछ रिसोर्सेस हैं, बट जैसे योगिता जी के पास उनका अपना तजुर्बा है, अपना एक्सपर्टीज है, उनके अपने नेटवर्क्स हैं। अगर योगिता जी का नेटवर्क जुड़ गया सरकार के नेटवर्क के साथ, सडनली उन जैसे यशवर्धन सर ने बताया, जो भी सरकार में जो काम करते हैं यूजुअली समझ नहीं आता कभी कभी कि उनके ऊपर कितना दबाव है। जैसे वो डिस्ट्रिक्ट एसपी रह चुके हैं और आई थिंक मेरा थोड़ा कम बीच में चला गया। हाँ जी, बताइए। जो डिस्ट्रिक्ट एसपी हैं या जो डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उनके ऊपर काफी प्रेशर लगा रहता है। तो इसलिए हमने लास्ट टाइम क्या किया, हमने एक अपना टीम बनाया
और हमें एक यंग आईपीएस ऑफिसर 2015 बैच के हैं मिस्टर चंद्र मोहन, उनके साथ अटैच कर दिया गया। उन्होंने मुझे 114 कांस्टेबल्स का एक टीम दिया और इसमें हमने सिटीजन से एक सिविल डिफेंस का टीम ले लिया और फिर हमने 3.5 महीने गुड़गांव में सभी लोगों को जितने भी रिलीफ की जरूरत थी, चाहे डॉक्टर हो चाहे खाना हो एक्सेट्रा, तकरीबन अबाउट 7 लाख हमने कुक्ड मील्स डिस्ट्रीब्यूट किए और 4 लाख ड्राई राशन पैकेट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए, जिससे कि एक राशन पैकेट से एक फैमिली ऑफ 5 को 7 दिन के लिए आप सपोर्ट कर सकते हो। इस बार क्या कर रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेशन कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। हमारे जितने भी टेक्नोलॉजी पार्टनर्स हैं उनके जरिए हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जो व्हाट्सएप के जरिए, अगर आप कोविड पेशेंट हैं आप इमीडिएटली उस पर एक मैसेज देंगे, इसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक ऑटो बॉट हमने ऐड कर दिया है जो ऑटोमेटिकली आपको पूछेगा हिंदी या अंग्रेजी में आपको किस किस चीज की जरूरत है और एक मेन्यू देगा। जैसी आपकी लेकिन जरूरत ग्राउंड पर तो, ग्राउंड लेवल पे तो ऐसा दिख रहा नहीं रहा। सब बोल रहे हैं कि हम हॉस्पिटल वालों को अप्रोच कर रहे हैं, हॉस्पिटल वाले जवाब नहीं दे रहे हैं, उसके बाद गवर्नमेंट के बाद जवाब नहीं दे रही है। तो इसमें मतलब कहीं पे कहीं लगता है कि आपको 2 मिनट दीजिए मुझे, फरूक साहब 2 मिनट दीजिए, मैं आपको बता दूं ये, क्योंकि ये बहुत एसेंशियल चीज है। जैसे ही हमारा ये लाइव हो जाएगा, अभी जो क्या हो रहा है ना, जैसे काफी लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास एक सेंट्रल पूल भी नहीं है जहां पर एक साथ जुड़ सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट आइडिया है कि अगर एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म बना दे जहां सब जुड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर योगिता जी कल गुड़गांव में कुछ कर रहे हैं अकेले और उनका अपना नेटवर्क काम कर रहा है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन से कोई जरूरत है तो वो कहाँ जाएंगी, क्योंकि इस भागदौड़ में काफी कंफ्यूजन भी है। तो एक प्लेटफॉर्म अगर मिल गया कि यहाँ हम सब जुड़ सकते हैं, मैं कहीं काम कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट एसपी कहीं काम कर रहे हैं, डीसी काम कर रहे हैं और योगिता जी काम कर रहे हैं, सडनली हम एक साथ जुड़ सकते हैं और इनका स्ट्रेंथ, मेरा स्ट्रेंथ और सरकार की स्ट्रेंथ एक बन सकती है। तो वो कोऑर्डिनेशन, सुन लीजिए एक मिनट और ये जैसे ही ये कोऑर्डिनेशन शुरू हो जाएगा, उसमें जितना हमारा जो डिलीवरी है, जो आप कह रहे हैं जो कंफ्यूजन है, वो काफी हद तक कम हो जाएगा। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट का एबिलिटी किसी डिस्ट्रिक्ट में काम करना ऑलमोस्ट 0 के बराबर है। वो कुछ रिसोर्सेज, कुछ कोऑर्डिनेशन वगैरह कर सकते हैं, बट एक डिस्ट्रिक्ट एसपी और डिस्ट्रिक्ट डीसी, डिप्टी कमिश्नर या डीएम जो कर सकता है, उससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। तो हमें डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है और लोकल अथॉरिटीज को स्टेट की तरफ से और सेंटर की तरफ से जितना स्ट्रांग बना सकते हैं रिसोर्सेज के मतलब से या पावर के मतलब से, उतना हम जल्दी काम साइकत जी, क्या आपको लगता है कि जो ग्राउंड लेवल पे है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो मिसगाइड कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को? इसके बारे में उनको पूरा पता नहीं है कहां से क्या हो रहा है? नहीं, डिस्ट्रिक्ट जो डिप्टी कमिश्नर है और जो डिस्ट्रिक्ट एसपी हैं, देखिए अल्टीमेटली वही ग्राउंड पे है जिनको इस लड़ाई से लड़ना है। तो इसलिए योगिता जी आपसे ये पूछना चाहते हैं हम, योगिता जी आगे आप जरा बताइए, अभी जो बिहार कोलकाता में जो इलेक्शंस हो रहे हैं वहां पे वहां पे बहुत सारे क्राउड हो रही है जब वोट डाला जाता है, तो क्या लगता था आपको, लगता है कि गवर्नमेंट को ये इलेक्शंस पोस्टपोन करने थे, सो दैट के दूर लेना चाहिए था कि कुछ वहां से भी ये लोग बचे इस महामारी से? ये बहुत लेट हो गया, ये इन्होंने पहले ही कर लेना चाहिए था। और अगर इलेक्शन करना बहुत जरूरी था तो उसको स्ट्रेटेजिकली प्लान करना चाहिए था। रैलीज तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी, ई रैलीज करनी चाहिए थी। अब ऑलरेडी उन्होंने गुफ अप कर दिया है, इतना करोड़ों लोगों की जान से वो खेल चुके हैं, तो अब इलेक्शन तो हो ही जाना चाहिए। बट अभी वोटिंग के टाइम पर क्या क्या सुविधा वो लेनी है, प्रिकॉशन कैसे करना है वो देखना है। तो वोटिंग का ही टाइम आ गया, जो मैस होना था वो हो चुका, अब पछताने का कोई फायदा नहीं। तो ऑलरेडी जो चीज खराब कर चुके हैं वो, और ऑफ कोर्स इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो गाज गिरी है, कोर्ट्स ने उनको बोला है और बोलना भी चाहिए। मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को ही नहीं, जो ये लीडर्स गए हैं रैली करने, उनके ऊपर भी कोई एक्शन होना चाहिए। बट मुझे लगता नहीं है कि वो होगा, बट दे आर ह्यूजली रिस्पॉन्सिबल, बहुत रिस्पॉन्सिबल। आजाद साहब कुछ बोलना चाहते हैं? आजाद साहब आप बताइए। देखिए, इसके बारे में तो मेरी स्पष्ट राय ये है वानी साहब कि इस इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन को नहीं इसे अलाउ करना चाहिए था, और अगर इलेक्शन कमीशन ने अलाउ किया तो सुप्रीम कोर्ट को इसको सो मोटू लेना चाहिए था। ऐसे नेशनल इमरजेंसी में किसी भी इलेक्शन को नहीं कराना चाहिए था, नंबर 1। दूसरा, सुओ मोटू सुप्रीम कोर्ट को ये भी ये करना चाहिए था कि ये जो शाही स्नान और हरिद्वार में जो महाकुंभ मनाया जा रहा है उसको भी बैन कर देना चाहिए था। मुझे इस बात की हैरानियत हो रही है कि क्यों नहीं सरकार ने इस कुंभ को बैन किया।
प्रधानमंत्री जी ने एक अपील की एक संतों को कि वो इसमें नहीं आए, लेकिन प्रधानमंत्री को अपील करने की जरूरत नहीं है, ये इसको बैन कर सकते हैं क्योंकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। तो इन दोनों के चलते इसमें बहुत ही आघात पहुंचा है, इसमें कोई शक नहीं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं एज अ पुलिस ऑफिसर, ये जो होर्डिंग का मसला आ रहा है, ड्रग्स होर्ड हो रहा है, ऑक्सीजन होर्डिंग, ऑक्सीजन का उसको डंप कर रहे हैं, जिसे आम लोगों को परेशानी है, और सोशल मीडिया पे इतना जोर दे रहा है कि गवर्नमेंट का फेलियर है, वो ये, इसके बारे में एज अ पुलिस ऑफिसर क्या कहना चाहते हैं आप? मैं इसके बारे में सिर्फ ये कहूंगा कि जब हैवानियत सर पे आ जाती है, ये मानवता का एक क्रूर रूप है जो दिखाई देता है लड़ाई के समय में, शॉर्टेजेस के समय में, जहां एक और अच्छे कार्य हो रहे हैं वहां ऐसे गंदे कार्य भी हो रहे हैं। जहां तक दिल्ली का प्रश्न है, यहाँ पे क्राइम ब्रांच ने बिल्कुल स्पेशल टीम्स बनाई हुई है, ड्रग अथॉरिटी के साथ वो रेड्स कर रहे हैं, 4-5 रेड्स हुए भी हैं। लेकिन आवश्यक आज इस बात का है कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स, ऐसे सख्ती से कुछ बड़े स्टॉकिस्ट और होर्डर्स के खिलाफ पेश आए ताकि वो एक मिसाल के तौर पर बाकी लोगों के सामने आए। इसका तरीका यही है, क्योंकि ऐसे समय में ऐसे शॉर्टेजेस आते रहेंगे और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी बहुत ही आवश्यक है। साइकत साहब, आप ये जरा मेरे को बताइए, हमें, हमारे जो दर्शक हैं उनको जरा बताइए कि ये आगे 6 महीने जो ये कोविड का मसला, ये किस दिशा में जाएगा और क्या करेगा ये, और लोग इसको किस दिशा में, लोगों पे कितना असर होगा? देखिए, ये लड़ाई तो लंबी चलेगी क्योंकि ये जो नया स्ट्रेन है, जो अगर आप देखें, जो और पहले पिछले साल जो स्ट्रेन था वो फिर भी थोड़ा सा हैवी स्ट्रेन था, इसके वजह से वो नीचे गिर जाता था और ट्रांसमिशन थोड़ा सा कम था। इस बार का जो स्ट्रेन है ये बहुत लाइट है, तो सोशल डिस्टेंसिंग से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये काफी देर तक हवा में रह सकता है। तो और वैक्सीनेशन का हमारा जो स्पीड है वो उस हिसाब से नहीं चल रहा, और एटलीस्ट अगले 1.5 साल तक वैक्सीनेशन जिस स्पीड से चल रहा है लगेगा सबको कवर करने में, और इसमें हर्ड इम्यूनिटी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए हमें बहुत ही प्लान्स ऐसे बनाने पड़ेंगे कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको तरीके से यूज करें, और जितना जल्दी हो सके वैक्सीनेशन को और बढ़ाएं, और रिसोर्सेज को बचा बचा के लोगों को देते रहें। और फाइनल चीज आपसे ये पूछना चाहता हूं मैं कि जैसे आप एक महिला है, और आप महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहती है कि वो इस वायरस से अपने आप को प्रोटेक्ट करे, और खासकर वो लेडीज जो जिनका पाँव भारी हो, वो उनको क्या बताना चाहेंगे आप? बताने लायक कुछ बचा नहीं है वानी जी। प्रेग्नेंट लेडीज के केसेस आ रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली उनको बेड भी नहीं मिलता है, काफी सारे कोविड हॉस्पिटल्स उनको ले नहीं रहे हैं। मैंने खुद ही इतने सारे केसेस देखे हैं। हाँ, वो बोल रहे हैं 7 मंथ प्रेग्नेंट है तो हम नहीं लेंगे, 6 मंथ प्रेग्नेंट है तो नहीं लेंगे, हमारे पास गायनी नहीं है। बहुत स्ट्रगल है, बोलने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि अभी ये कुछ समझाने का समय ही नहीं रहा है। अभी जैसी स्थिति है वैसे ही काम करना पड़ेगा। मेरे बोलने से कुछ होगा नहीं, बट मैं अपनी बहनों को बस बोलना चाहती हूँ हौसला नहीं हारना है और बिल्कुल हिम्मत से काम लेना। साइकत जी जरा आप अपने विचार बोलिए कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं, सो दैट कि ये जो वायरस का मसला है ये किसी हद तक कम हो और लोगों में पैनिक दूर हो, और लोग जैसे पहले काम कर रहे थे, बाहर सड़कों पे आ रहे थे काम करने के लिए मजदूर लोग, मतलब बिजनेस कम्युनिटी या एम्प्लॉयज या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जैसे भी, तो उस सूरत में आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं कहूंगा कि सरकार को जितनी जल्दी हो सके डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट्स को आप एम्पावर करें और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को एम्पावर करें, क्योंकि ये 2 इंस्टीट्यूशंस हैं, जितना आप लोकलाइज कर सकते हैं सबसे ज्यादा डिलीवरी यही कर सकते हैं। ये पहली बात। दूसरा मैं कहूंगा कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच, हर डिस्ट्रिक्ट में एक इंटीग्रेटेड अप्रोच कीजिए जिसमें कि सरकार और सिटीजन्स दोनों एक साथ काम कर सकें। जैसे कि ये मान लीजिए यशोवर्धन साहब हैं, इनके पास कई सालों का, कई डिकेड्स का एक्सपीरियंस है। इस एक्सपीरियंस की अभी जरूरत है। जो जिस तरीके से ये चीज हैंडल कर सकते हैं घर बैठ के, वो कोई और शायद ना कर पाए। तो ऐसे लोगों को भी इस मुहिम का पार्ट बना ले, सो दैट जिसके पास जो एक्सपर्टीज है उसको इकट्ठा करके सर्विसेज रोल आउट कर सकें इंटीग्रेटेड मैनर। अच्छा सर,
जैसा कि before we will wrap up this show, I need everyone's comment regarding this deadly disease. So how to protect, how to go into markets to purchase something, and what should we do? You asking me? सर आजाद साहब, सर मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए आज का समय ऐसा है कि जिस चीज़ को जिस तरह से और जिस स्टेज पे किया जा सकता है उसे करने दिया जाना चाहिए। आज के समय में जैसा कि सैकत ने कहा है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच की आवश्यकता है। धुरी पे, हर धुरी पे, जैसे डिस्ट्रिक्ट पे जो यंग आदमी काम कर रहे हैं, यंग ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, उनको एनजीओ से जोड़ना बहुत जरूरी है। योग्यता ऐसे लोगों को अधिकारियों से जोड़ना बहुत जरूरी है, और इसी तरह सेंटर और स्टेट के बीच में भी बहुत ही ज्यादा कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। लेकिन अंत में एक बात जरूर कहूंगा सेंटर को भी और स्टेट गवर्नमेंट को, कि संवाद बराबर आम लोगों से बना रहना चाहिए। आज जो लोग हैं, जैसा वानी साहब आपने कहा, पैनिक की स्थिति नहीं होनी चाहिए, उनमें आत्मविश्वास होना चाहिए कि हाँ सरकार हमारे लिए काम करेगी और सरकार एक ऐसी व्यवस्था जोड़ रही है करने के लिए, और इसी के लिए सारे लोग तभी आशान्वित रहेंगे। योगिता जी आप बताइए। जी बिल्कुल, जो सर ने बोला, सैगल जी ने बोला, बिल्कुल सही बात है। पर मुझे इतनी एक बात लास्ट में ये कहनी है, फिर मैं आपसे इजाजत लूंगी, कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी में कितनी देर लगती है? 15वां दिन है जो बिल्कुल ही क्राइसिस वाला दिन है। आपको 24 घंटे लगने चाहिए थे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि एक ऐसा सेटअप कर देते, एक नंबर, 1 नंबर, जिससे जितने भी लोग हैं उनका ऑटोमेटिकली हॉस्पिटल्स में नाम चला जाए, लिस्ट मतलब प्रायोरिटी पे रहे। जिसने अपना फोन किया है उसका नाम चला गया, उसका बेड रिजर्व हो गया, और जहाँ पे बेड खाली है। मतलब कितनी देर लगती है ये सब चीजों को सेटअप करने में। व्हेन यू क्लेम दैट यू आर एज सर ने बोला कि इतनी एडवांस कंट्री, आप अपने आप को क्लेम करो, और है हमारे पास टैलेंट भी है हमारे पास, आप मांग नहीं रहे हो। स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट ना लोगों की मदद ठीक से ले पा रही है, ना पेशेंट्स की मदद ठीक से कर पा रही है। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि वो जो रिसोर्सेज हैं उनको भी ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। बहुत बड़ा फेलियर है। साइका साहब आप बताइए लास्ट कमेंट। मैं इतना ही कहूंगा कि जैसे योगिता जी ने जैसे बनाया कि एक ऐसा सेंट्रल नंबर होना चाहिए वगैरह, वही चीज हम बना रहे हैं। एग्जैक्टली जो उन्होंने कहा वही चीज बना रहे हैं, और ये रेप्लिकेबल मॉडल है और ये स्केलेबल भी है। जैसे यहाँ सक्सेसफुल हो जाएगा हम बाकी जगहों पे इसको लागू कर सकते हैं। और दूसरा मैं ये कहूंगा कि आपको घर से ज्यादा बाहर ना जाए अनलेस एब्सोल्युटली एसेंशियल। आप मास्क हमेशा पहन के रखें, और जहां तक सरकार की बात है, सरकार का कम्युनिकेशन अगर वो बेटर हो सके तो काफी लोगों को फायदा हो। अच्छा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हमारे लिए, हमारे शो के लिए टाइम निकाला। मेरे पास वर्ड ही नहीं है कोई जिसे मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।